हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे गाल्जी काय, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लवक, केंद्रक, तारकाय, गुणसूत्र, न्यूक्लिक एसिड आदि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है गाल्जी काय। गाल्जी काय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सभी का यहाँ पर वर्णन है। तो पहला प्रश्न है, गाल्जी काय की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है कैमिलो गाल्जी ने। नाम से विदित है कैमिलो गाल्जी, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। गाल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कहते हैं सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहलाता है गाल्जी काय। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं या यातायात प्रबंधक। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है स्त्रवण। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका उत्तर है गाल्जी काय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये इसका उत्तर है गाल्जी काय के द्वारा। मुख्य कार्य है स्त्रवण। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गाल्जी काय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है डी डुबे ने 1948 ईस्वी में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। तो अगर प्रश्न आता है लाइसोसोम क्या है, तो यह है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो इसका भी उत्तर है लाइसोसोम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली और कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम। अगला टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो की थी पैलेट ने 1953 में। 1953 ईस्वी में पैलेट ने राइबोसोम्स की खोज की थी। और राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है केंद्रिका के द्वारा। केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण होता है। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एवं 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम्स। अगर प्रश्न आता है 70S राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है प्रोकैरियोटिक। और अगर 80S राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा यूकैरियोटिक में, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला टॉपिक है लवक। लवक से रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है कहाँ पर? पादप में। पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तो 3 तरह के लवक होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। और ये लवक पाए जाते हैं केवल पादप में, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में कौन से लवक पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक पाए जाते हैं। क्योंकि जड़ों का कोई भी रंग नहीं होता है, तो आप अवर्णी से आइडिया लगा सकते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन सा लवक? तो इसका उत्तर है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। पौधों के पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो इसका उत्तर है कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण होने के कारण पत्तियों का रंग धीरे धीरे पीला हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरोटीन और पीला रंग,
यहाँ से याद रखेंगे कैरोटीन और पीला रंग। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? इसमें उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? अगर एक प्रश्न आता है तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हरित लवक को यानी क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, किचन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है जैंथोफिल। जैंथोफिल के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है और ये जैंथोफिल क्या है? एक लवक है। पपीता में पीला रंग का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन पपीता में पीले रंग का कारण है। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का क्या कारण है? इसका उत्तर है कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो इसका उत्तर है कैरोटीन। यानी गाजर पीली होती है तो कैरोटीन। लेकिन हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है जैंथोफिल के कारण। अगला टॉपिक है केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है? कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। केंद्रक के मुख्य भाग को कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। क्रोमैटिन किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। रसधानी कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है पादप कोशिकाओं में। तारकाय की खोज यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है बोवेरी ने। बोवेरी ने तारकाय की खोज की थी यानी सेंट्रोसोम की। तारकाय कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है जंतु कोशिका में। तारकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है और तारकाय जंतु कोशिका में। अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस होता है लैंगिक यानी जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में और अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस होता है लैंगिक यानी जनन कोशिकाओं में। असूत्री तीन तरह के हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में यानी जनन कोशिकाओं में और असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फार्मर व मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फार्मर व मूरे वैज्ञानिकों ने। अगला टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास से जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज।
नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था या प्रतिपादित किया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन। अगला टॉपिक है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर का चुनाव किया था आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसा जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन ने आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा था, यानी इसका नाम रखा था। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, डब्ल्यू वाटसन ने। किस सन में? 1905 में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? तो इसका होता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। अब इसके बाद कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है जीन्स। जीन्स को आनुवंशिकता की मूल इकाई कहा जाता है। आनुवंशिकता की मूल इकाई है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? विल्हेम जोहानसन ने 1909 में। विल्हेम जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किस वैज्ञानिक ने? तो इसका उत्तर है बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस काल में? तो इसका उत्तर है प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री कैम्ब्रियन काल। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स अगला टॉपिक है। आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो इसका उत्तर है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में। स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की खोज की थी। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम्स शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है वाल्डेयर ने 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों में और जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है गुणसूत्रों के द्वारा। क्रोमोसोम्स के द्वारा मनुष्यों और जंतुओं का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है 46 अर्थात 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। तो 23 जोड़े होते हैं तो 22 जोड़े साधारण होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष का संगठन होता है, जीन संगठन होता है XY और स्त्री का होता है XX। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किसके गुणसूत्र के द्वारा? तो पिता के गुणसूत्र यानी XY के द्वारा मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित किया जाता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। तो एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन से गुणसूत्र प्राप्त करता है? तो 22 + Y, 20 + Y। इसके बाद अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है कहाँ, किसके द्वारा होता है? यह होता है न्यूक्लियोटाइड के द्वारा, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? तो एक है आरएनए और एक है डीएनए। डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों के फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार किस सन मिला था? तो इसका उत्तर है 1962 में वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है कॉर्नबर्ग ने। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? तो इसका उत्तर है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, यह है डीएनए का मुख्य कार्य। तो आज हमने करीब 50+ क्वेश्चंस कवर किए हैं। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए, वह चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस समय जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी में यह पूरा वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को आप 2-3 बार अध्ययन कर लें। उसके बाद हम एक टेस्ट देंगे और उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है और इस टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।